देखिए बच्चों, वंदना जीएस क्लासेस में आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स भी करवाऊंगी और आज करंट अफेयर्स का फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। वो टॉपिक है नेपाल। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नेपाल से आपका प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है। तो नेपाल से आपका आईआर से तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से यदि आप मेंस में बैठते हैं तो आपको आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एक आते हैं, और नेपाल तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, तो नेपाल से तो आपका प्रश्न हमेशा ही आने की संभावना रहती है। दूसरा है कि नेपाल का जो विषय है, क्या उसे हम लोग निबंध में ऐड कर सकते हैं, राजनीतिक घटनाओं में ऐड कर सकते हैं। तो ये बच्चों नेपाल में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो काफ़ी विषयों पे आपका चिंतन स्मरण करने में सहायता करेगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। और आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें और क्या क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेपाल के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेपाल में 4 सितंबर को एक घटना घटती है। नेपाल की सरकार 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। देखिए, सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, तो सबसे तात्कालिक कारण, इंस्टेंट रीजन, इमीडिएट रीजन क्या था? आज जो नेपाल में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, नेपाल झुलस रहा है, तो इसके पीछे जो तात्कालिक कारण था वो था कि नेपाली सरकार के द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो था, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और वहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, वहाँ के जो नेपाली लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सामान्य कॉल होता है ना, उससे ये ज़्यादा सस्ता होता है और लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ख़ास करके जेन जी समूह के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। इसलिए प्रदर्शन में आप लोग बार बार सुनिएगा जेन जी समूह। तो चलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि जेन जी समूह क्या है। तो बच्चों देखिए, जेनजी समूह क्या है कि एक वर्गीकरण किया गया, जन्म के आधार पर कुछ वर्षों को आधार मानकर एक वर्गीकरण कर दिया गया कि वे बच्चे जो 1997 से 2010 और कहीं कहीं पर ये 2012 भी है, ठीक है, तो 1997 से 2010 के बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें जेन जी बच्चे जेन जी समूह क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए। तो देखिए बच्चों, जेन जी समूह का मतलब हुआ कि वैसे बच्चे, वैसे युवा जिनका जन्म 1997 से लेकर 2010 के बीच में हुआ है। देखिए, मार्क मैक्रेंडल एक विद्वान है, ऑस्ट्रेलियाई विद्वान है, उन्होंने इस प्रकार का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो 1997 से 2010, कहीं पर आपको 2012 भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद जनरेशन अल्फ़ा भी है, जनरेशन बीटा भी है। 2010 से आपको 2024 तक जो बच्चे होंगे वो जनरेशन 2010 से 2024 तक जो बच्चे होंगे वो जनरेशन अल्फ़ा कहलाएंगे, अल्फ़ा। और फिर जनरेशन बीटा, बीटा का मतलब हो गया कि जो 2025 से 2039 इन वर्षों में जिनका जन्म होगा। तो ये वर्गीकरण किया गया। और ख़ास करके यही जेन जी समूह के जो बच्चे थे, जो युवा थे, वही इस आंदोलन में, प्रदर्शन में मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन को जेन जी समूह या जेन जी आंदोलन भी कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप ये तो समझ गया कि जेन जी समूह है क्या। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, ये एक तात्कालिक कारण था। इमीडिएट रीज़न ये था कि ये सभी जो जेन जी समूह के बच्चे थे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और अचानक उन पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया। तो फिर जब अचानक उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो कोई भी उस समूह के जो वर्ग के जो बच्चे थे, जो युवा थे, वो उसका विरोध करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और इसलिए सड़कों पर उतर गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रतिबंध ही एक कारण हो सकता था? क्या प्रतिबंध इतना भयानक हो गया कि अचानक सारे युवाएं जो थे, जेन जी समूह के जो वर्ग के बच्चे थे, वो सभी सड़कों पर आ गए? नहीं, ऐसा नहीं था बच्चों। इसके पीछे बहुत सारी पृष्ठभूमि थी। अभी आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग चाहे कोई भी क्रांति पढ़िए,
अपने देश की क्रांति ले लीजिए, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का इमीडिएट रीज़न था हमारा चर्बी वाला कारतूस, ठीक है, सैनिक विद्रोह। लेकिन सैनिकों के द्वारा जो असंतोष किया गया, लेकिन क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण नहीं थी? क्या डलहौजी की हड़प नीति नहीं थी? क्या आर्थिक शोषण नहीं था? क्या सामाजिक कारण नहीं था? क्या ईसाइयों का हमारे धर्म में हस्तक्षेप नहीं बढ़ता जा रहा था? तो बच्चों देखिए, ये सभी कारण था, लेकिन इन सभी कारणों के पीछे एक इमीडिएट रीजन ऐसा आता है जो कि क्रांति को जन्म दे देता है। तो यही हर समय, हर एक समय में ये क्रांति को जन्म देता है। आप फ्रांस की क्रांति पढ़िए, आप रूस की क्रांति पढ़िए, हर एक समय में आप जब भी किसी भी क्रांति को पढ़िएगा तो ये देखिएगा कि जब जब असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कारण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन एक कोई तात्कालिक कारण होगा जो उन सभी असंतोष पे बहुत भारी पड़ जाएगा और वो आग में चिंगारी का काम करता है और भड़क उठते हैं और लोग सड़कों पे आ जाते हैं और एक्सट्रीम चेंज जिसे हम लोग कहते हैं उसे ही क्रांति कहा जाता है। अचानक सिस्टम में जिसे चेंज लाना हो उसे ही हम लोग क्रांति कहते हैं। अन्यथा हर समय विरोध तो हर समय होता है। हर एक सरकार में हमें किसी की नीति हमें अच्छी नहीं लगती है, किसी की नीति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम सड़कों पर आ जाते हैं। सड़कों पर आने क्रांति के पीछे यही कारण होता है कि उसके पीछे बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में कारण बहुत सारी थी, लेकिन लोग हताशा निराशा में थे, लेकिन वो स्तर, वो सीमा जो थी वो चरम पर पहुंच गया, जिसके कारण जेनजी समूह के वर्ग आज वर्तमान में नेपाल में सड़कों पर उतर गए। और अगर हम लोग अतीत में जाते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं तो 1857 की क्रांति होती है। और अगर हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, रूस की क्रांति पढ़ेंगे, तो इन सभी के पीछे एक कारण, तात्कालिक कारण होता है, लेकिन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी कारक काम करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज जानते हैं कि जेनजी समूह के पीछे क्या क्या कारण थे जो आज वे लोग सड़कों पे आ गए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि ये जो जेनजी समूह के वर्ग के बच्चे थे, ये एक अभियान चला रहे थे जिसे नेपो किड कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है नेपो किड। नेपो किड में ये एक अभियान चला रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि जो राजनीतिक घराने के बच्चे हैं या प्रभावशाली व्यक्ति के बच्चे हैं या वे लोग जो हैं, उन लोगों का रहन सहन कितना ऊंचा है, वे लोग कितने आलीशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इतना उनके पास तरह तरह के गाड़ी हैं, तरह तरह के, मतलब बहुत उनका जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा है। और जब एक आम लोग जब उसको देखता है तो उनमें बहुत निराशा होती है। खास करके ये जेनजी समूह के वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है कि ये जो असंतुलन है, एक जगह बहुत ज़्यादा सुविधाएं, हद से ज़्यादा सुविधाओं का संचयन, और बाकी दूसरी जगह आधा से ज़्यादा आबादी जो है वो बेरोजगारी से पीड़ित है, तो उनमें निराशा उत्पन्न होगी, उनमें असंतोष होगा, उनमें हताशा होगा। और जब ये चीज़ें दिन प्रतिदिन देखते जाएंगे ना, तो ये निराशा, ये असंतोष बढ़ते चली जाती है। तो यही हो रहा था। जेनजी समूह के जो वर्ग के बच्चे थे, वर्ग के लोग थे, वो एक नेपो किड अभियान चला रहे थे, जिसमें पहले तो उन लोगों का आलीशान जीवन के बारे में दिखाया गया। उसके बाद वो प्रभावशाली व्यक्ति जो थे, राजनीतिक घराने से जो व्यक्ति थे, उनके भ्रष्टाचार को भी उजागर करने लगे। जैसे ही ये सभी चीज़ उजागर होते चली गई, तो प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा, राजनीतिक घराने के व्यक्तियों के द्वारा सरकार पर यह दबाव बनने लगा कि आप जितना जल्दी हो सके इन सभी चीज़ों को बंद करवाइए। और सरकार ने ये स्टेप ले लिया जो 4 सितंबर को 26 प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन बच्चों, आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा कि क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं था? हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल करने में आपको नियंत्रण में और पारदर्शिता में बहुत थोड़ा सा का अंतर है, जिसे सरकार को समझना होगा और संवाद के जरिए ही इन सभी विषयों का समाधान हो सकता है। वर्तमान समय में आप तानाशाही करेंगे कि अचानक आप सभी चीज़ों को बंद कर देंगे और सोचेंगे कि हमारे जनरेशन के जो जेनजी समूह या जनरेशन अल्फ़ा समूह के, जनरेशन बीटा समूह के जो बच्चे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति अब वर्तमान समय में नहीं है, जो कि नहीं हुआ भी, आप लोग देख रहे हैं। तो यही हुआ, अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके कारण वे सारी युवाएं
सड़कों पे आ गए। तो ये तो वर्तमान समय के तात्कालिक कारण था, लेकिन बच्चों इसके पीछे और भी कुछ कारण हैं। जैसे वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता। आप लोग सभी जानते हैं कि 2008 में नेपाल राजतंत्र से स्वतंत्र हुआ था और वहाँ पे राजशाही का अंत हुआ और प्रजातंत्र स्थापित हुआ। लेकिन क्या वो प्रजातंत्र स्थापित हुआ तो क्या राजनीतिक स्थिरता थी? नहीं, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति वहाँ लगातार बनी हुई। तो जब भी आप लोग को इसका विश्लेषण करना हो तो आप ये कारण बताने के बाद आप वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में बताएंगे कि 2008 से अभी तक स्थिरता का कारण था। देखिए 2008 में नेपाल में राजतंत्र का अंत हो गया। राजतंत्र के अंत होने के बाद वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया, लेकिन क्या वो लोकतंत्र स्थिर था? नहीं, वहाँ पे लोकतंत्र भी राजनीतिक स्थिरता भी स्थापित नहीं हो सकी थी। 2008 से 2025 तक लगभग 14 बार सरकार बदल चुकी थी और ये 2-3 जो नेता थे आपके केपी शर्मा ओली जो अभी त्यागपत्र दे चुके हैं, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल प्रचंड, इन्हीं तीनों व्यक्तियों के इर्द गिर्द सरकारें घूमती रहीं, लेकिन राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व का स्थिति हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत बड़ा कारण था। साथ ही निष्पक्षता नहीं था, भ्रष्टाचारपूर्ण सरकारें थीं। सरकार इतनी सक्षम नहीं थी कि वो 5 साल का टर्म या 4 साल का टर्म वो उन्हें चला सके, अपने कार्यकाल को पूरा कर सके। गठबंधन की सरकार में कोई भी राजनीतिक सरकारें ऐसी नहीं थी जो कि एक स्थिर सरकार दे सके और नेपाल को आगे ले जा सके, उसे स्थायित्व की ओर, राजनीतिक स्थायित्व की ओर पहुंचा सके। तो बच्चों आप लोग राजनीतिक स्थिरता पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोग सभी को पता है कि हमारे पूरे विश्व में एक महामारी फैली थी, वो था कोरोना महामारी। हमारा देश भी प्रभावित हुआ, सभी देश प्रभावित हुए। कोरोना महामारी के बाद हर देश की जीडीपी नीचे गिरी है, हमारे देश की भी प्रभावित हुई थी, हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। लेकिन नेपाल की सरकार कोरोना महामारी के बाद महंगाई से निपटने में, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने में बिल्कुल असफल रही। असफल तो रहती ही क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। इसके बाद अगर महंगाई रहेगी, अर्थव्यवस्था में सुचारू रूप से कार्य नहीं किए जाएंगे तो साथ ही बेरोजगारी, और ये सबसे बड़ा कारण था। बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही थी। बेरोजगारी भी जो अभी वर्तमान में प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कारणों में एक हो जाता है कि वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहे थे। बहुत सारी युवाएं बेरोजगार थे और बेरोजगारी, जब रोजगार नहीं मिलेगा तभी कोई व्यक्ति पलायन करता है, तो पलायन की समस्या भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। यही कारण है कि वर्तमान समय में वहाँ की जनता, स्पेशली जेनजी समूह के जो वर्ग के जो युवा हैं वो काफ़ी आक्रामक हो गई। असंतोष का पैमाना इतना अधिक बढ़ गया, वो इतना चरम स्थिति में पहुंच गया कि वहां पर सभी लोग सड़कों पे आ गए। संसद में आग लगा दी गई, या जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है उसे फूंक दिया गया। चूंकि आस्था नहीं बचा था ना, तो प्रदर्शनकारी का अब किसी चीज़ में आस्था नहीं रहता है, तभी वो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो संसद में लगा दिया गया। उसके बाद जो भी नेता थे उन पर हमला किया गया और इसी में पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की भी, चूंकि उनके घर में आग लगा दिया गया था तो उनकी भी जलने से मृत्यु हो गई। कुछ वित्त मंत्री थे विष्णु कुमार पौडेल, उनको भी घर से निकाल कर उनको मारा गया। ये सभी जो भी है घटनाएं, ये आप लोग सभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सिर्फ ना वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रति वो प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि पहले भी जो प्रधानमंत्री रह चुके थे उन सभी को निशाना बनाया जा रहा था प्रदर्शनकारियों के द्वारा और सभी पर हमला किया गया। स्थिति ऐसा है कि पहले तो हमारे खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जिनको केपी शर्मा ओली कहा जाता है, वो अपना पद त्यागने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपना पद को छोड़कर इस्तीफा दे दिए हैं और सेना को सुपुर्द कर दिया गया है और वो शायद दुबई चले गए हैं। तो देखिए केपी शर्मा ओली की भी अगर व्यक्तित्व के हम लोग बात करें तो ये थोड़े निरंकुश प्रवृत्ति के भी थे। ये युवाओं से संवाद यदि आप नहीं कीजिएगा तो लोकतंत्र जीवंत नहीं होगा। देखिए बच्चों,
ये वर्तमान जो समस्या है ना, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग बस लोकतंत्र का मतलब ये समझ रहे हैं कि 5 वर्ष पर चुनाव हो जाएगा, यही लोकतंत्र है। नहीं, हम लोग सभी लोकतंत्र को काफ़ी सीमित कर रहे हैं। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। अगर हमें मूल अधिकार दिया गया है तो वो क्यों दिया गया? ताकि हम लोग लोकतंत्र को स्थापित कर सके। जब सरकार निरंकुश होगी, जब तो हम उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्यवाहियां दी गई हैं जिसके कारण हम लोग उनका विरोध कर सकें। लेकिन वर्तमान समय में कहीं पर भी अगर पारदर्शिता को नहीं निभाया जाएगा, सिर्फ ये सोचा जाएगा कि निर्वाचन हो गया और अब 5 साल के लिए हमारी सरकार हो गई, लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ निष्पक्ष चुनाव है, तो ये आप लोकतंत्र को काफ़ी सीमित अवधारणा से आकलन कर रहे हैं। लोकतंत्र बहुत बड़ा पहलू है। राजनीति, जो भी राजनीति जान रहे हैं कि लोकतंत्र एक अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, तो जनता के द्वारा तो चुना गया है, लेकिन आप चुनने के बाद यदि जनता के लिए कार्य ना करके सिर्फ आप अपने लिए कार्य करिएगा तो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि आपको इसीलिए चुना गया है कि आप जनता के लिए कार्य करें, ना कि आप अपने जीवन को काफ़ी उत्तम कर लें और जनता के जीवन को इतना खराब कर दें कि वो पलायित हो जाए, अपने देश को, अपने जगह को, अपने घर को वो छोड़कर दूसरे जगह चले जाएं। और अगर ये स्थिति बरकरार रहती है तो फिर यही घटना जो हमारे आज पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में हुआ है, या आप लोग यदि पढ़ रहे होंगे बच्चों जो भी, तो आप लोग को पता होगा कि 2021 से लगातार हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में कोई ना कोई घटनाएं घट ही रही हैं। जैसे आप लोग को पता हुआ कि 2021 में म्यांमार में विद्रोह हुआ था, इसे स्प्रिंग रिवॉल्यूशन कहा गया था। इसी तरीके से आप लोग को 2022 में पता होगा, 2022 में आप लोग को पता होगा कि 2022 में आपका पड़ोसी देश जो श्रीलंका था, वहाँ पर भी विद्रोह हो गया और फिर वहाँ पर भी महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, और वहाँ 2022 में भी श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे को अपना सरकार छोड़कर भागना पड़ा था और यहाँ के आंदोलन को कहा गया था अर्गलाया आंदोलन। ठीक है, अर्गलाया आंदोलन कहा गया था। इसके बाद आप लोग 2023 की स्थिति को तरीके से 2023 में आप लोग को पता है कि इमरान खान, जिनको तोशा मामले में गिरफ्तार करने के लिए फरमान जारी किया गया था, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी लोग सड़कों पे उतर आए थे, यहाँ तक कि रावलपिंडी तक लोग सड़कों में पहुँच गए थे। और 2024 में भी आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या होता है। बांग्लादेश में भी मई में विद्रोह होते हैं और विद्रोह इतना भयानक होता है कि सभी लोग जो आंदोलनकारी होते हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और उसके बाद शेख हसीना को अपने देश को छोड़ना पड़ जाता है। तो देखिए बच्चों, हमारा देश अभी भारत जो है वो फील्ड एक तरीके से कहिए कि ऐसी पड़ोसियों के साथ रह रहा है जहाँ पे कि सब हर जगह राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में भारत को कैसे कदम उठाने चाहिए, ये भी आपके जब आप लोग ये सारी पृष्ठभूमि लिखते हैं तो इसके बाद आगे चल के आप लोग को यही लिखना होता है कि क्या इससे नेपाल में जो घटनाएं घट रही हैं उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहले तो नेपाल और भारत का जो संबंध है वो रोजी और बेटी का संबंध होता है। आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि नेपाल और हमारा भारत का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। ठीक है, तो जब भी होगा तो हमारे सबसे पहले तो सीमा सुरक्षा हमें काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि जो हो रही है उससे हमारा देश प्रभावित ना हो। फिर है कि वहाँ जब प्रदर्शन का युद्ध की स्थिति है, गृह युद्ध की स्थिति है, तो फिर वहाँ से पलायन होकर लोग यहाँ आने लगेंगे, घुसपैठी बढ़ने लगेगी, तो ये भी समस्या से भारत को निकलना पड़ेगा। तीसरी चीज़ें ये हैं कि अगर पड़ोसी हमारा आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हमारा पड़ोसी प्रभावित रहेगा तो जाहिर सी बात है कुछ हद तक हम भी प्रभावित हो सकते हैं। तो नेपाल में स्थिरता हो, इसके लिए हम लोग सभी को, हमारे सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, काफ़ी पैनी नज़र रखनी चाहिए कि आखिर नेपाल से कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जाए ताकि चीन की तरफ वो ज़्यादा झुकाव हो जाए। आप लोग को सभी को पता है कि केपी शर्मा ओली जो थे वो, उन्हें कहा जाता था कि वो चीन के कठपुतली थे।
बहुत समय तक इनका चीन के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण हमारा नेपाल और भारत का जो संबंध था वो नेपाल भारत संबंध पे मैं एक बार और करवा दूंगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसे बहुत अच्छे से करवा दूंगी। तो फिर नेपाल और भारत का जो संबंध था उसमें केपी शर्मा ओली के आने के बाद कुछ खटास तो जरूर हो गया था। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि नेपाल की ये जो स्थिति है इसमें चीन का हस्तक्षेप ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, आप लोग बच्चों, आप लोग को पता हो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो आप लोग को इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। तो ये हमारे भारत की रणनीति होनी चाहिए कि भारत ने क्या कहा। भारत ने ये कहा, खासकर वहाँ पर हमारे जो लोग हैं उन लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया। भारत के द्वारा काफ़ी दुख व्यक्त किया गया है। जो 22 लोगों को 22 बच्चों की जो मौत हो गई, सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई प्रदर्शनकारियों पर, ये काफ़ी दुखद घटना थी। देखिए, अपने सरकार द्वारा जब अपने लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं तो इससे बड़ी दुखद घटना कुछ भी नहीं हो सकती है। तो अब आगे का रास्ता नेपाल में क्या होनी चाहिए? तो नेपाल में देखिए, ठीक है, प्रदर्शन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ ही, और जब भी असंतोष बढ़ेगा, चाहे वो अतीत में हो या वर्तमान में हो या भविष्य में हो, प्रदर्शन विरोध होना ही होना है। लेकिन अब आगे का रास्ता तो शांति से ही किया जा सकता है। तो जब भी आप लोग को आगे का रास्ता लिखने को आए तो आप लोग राजनीतिक कार्यवाही में यही लिख सकते हैं कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। वो अंतरिम सरकार में जो भी प्रदर्शनकारी थे उनके नेता होंगे, या वे लोग सभी विचार विमर्श करके कुछ नेताओं को शामिल करेंगे। लेकिन अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचा जाए तो संवाद ही किसी भी समस्या का हल हो सकता है। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन हो, उसके बाद वहाँ पर ऐसा चुनाव कराया जाए और ऐसे सरकार का निर्माण कराया जाए जो कि युवाओं की भावनाओं, सबसे पहले है युवाओं, जो देश का भविष्य होता है, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज ना करे। पारदर्शी सरकार की स्थापना हो जिसमें नेपाल के विकास के बारे में बात किया जाए, ना कि सिर्फ अपने तक सीमित हो जाए। असल लोकतंत्र जनता में होती है और जनता के लिए कार्य करने वाली सरकार का चयन हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए।